एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए और अब आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे आउट हो चुके हैं, 10 मई तक का हमें समय दिया गया है। तो इस बार बहुत सारी नई चीजें हैं जो हो रही हैं, बहुत सारे नए नए तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस एग्जामिनेशन को देके अपना पीएचडी करने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं जो प्रावधान है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो बहुत सारी चीजों के चलते कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ना केवल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए बल्कि एग्जामिनेशन फॉर्म को जब आप फिल कर रहे हैं उसके लिए भी। तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जरूर इस वीडियो को देखिए, और अगर आप किसी को जानते हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म फिल करने वाले हैं या परेशान है इस तरीके से कि हमें पता नहीं लग रहा कि कैसे क्या करें, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने फॉर्म फिल कर भी दिया है स्टिल एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ कि अभी से ही जो हमारी ये मनभूमि है ना, जहां पे हमें जब पेपर होगा 16 को, अभी हमारे पास डेट जो है उससे पहले जिस तरीके से हमें तैयारी करनी है वो सारी चीजों को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताती हुई चलूंगी, डिस्कस करती हुई चलूंगी। सभी के साथ वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, लाइक हो जानी चाहिए, और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, जिससे हम यहाँ पे सीखने वाले हैं सबसे पहले कि कैसे आपको ध्यान रखना है हर चीज को और कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो स्टार्ट करूंगी, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ अमेजिंग है जो पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए होता है। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन है फॉर यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन जो यहाँ पे दिया जाता है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपको देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, तो आपके लिए मॉक टेस्ट हो रहा है 27 अप्रैल को। मॉक टेस्ट दीजिए, 28 तक आपके पास एक दिन का 24 घंटे का पूरा टाइम है। रिजल्ट आपको 28 अप्रैल को 9 बजे पता लग जाएगा, तो आप तैयारी देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिलती हैं। क्लासेस जो कंडक्ट होती है, मेरी 5 बजे क्लास रहती है कॉमर्स की और 9:15 बजे पेपर 1 की क्लास रहती है। तो यहाँ पे आपको मिलती है पूरी की पूरी सारी क्लासेस की पीडीएफ, एप्लीकेशन पे क्विजेस मिल जाती है पेपर 1 पेपर 2 की, एंड सारी चीजें स्टडी मटेरियल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। कोर्सेज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एक आपका सॉल्यूशन दिया गया है कि अब किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब क्वेश्चन को जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। तो केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए जुड़ सकते हैं, 2499 में आपको पेपर 1 मिल जाएगा। एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 4000 रुपीज इसका प्राइस है, और आपको यहाँ पे इस प्राइस पे ये कोर्स है जो मिल जाएगा 24 अप्रैल से, यानी कि कल से मैंने ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ओरिएंटेशन सेशन था आज 25 को 7 बजे 7 PM मैं सेशन कंडक्ट करवा रही हूँ पहला, और वो होगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट नंबर 2 से। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल कोर्स आपके लिए रिवीजन पर्पस के लिए होने वाला है, जहां पे लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको हम सॉल्व करवाने वाले हैं, एंड दैट टू टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाने वाले हैं इस बैच के साथ। केवल सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे 5 बजे क्लास रहती है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा कंप्लीट टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब क्लासेस में और पेड क्लासेस में। इग्निशन बैच हमारा जो है 7 बजे रेगुलरली चल रहा है, मंडे टू संडे विदाउट एनी ब्रेक आपके लिए क्लासेस जो है वो चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे पास जो अभी नोटिफिकेशन आया, और 1-1.5 महीने से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। और जब हमारा दिसंबर का एग्जामिनेशन नहीं भी हुआ था तभी एक नोटिफिकेशन आ गया था सिलेबस अपडेट होगा, पर वो सिलेबस तो अपडेट नहीं हुआ। यूट्यूब पे बहुत सारा उसका मसाला आया कि अपडेट होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये होगा वो होगा, बट एनटीए ने जो काम किया है वो ये कर दिया है, एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होने वाला है। मैम अब एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है? देखो, ओएमआर फिल करना इज नॉट अ बिग डील। बिग डील क्या है? फ्रेमिंग इज द बिग डील, कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते थे। ये चीज आप खुद देखोगे, और ये चीज आप अगर एनालाइज करना जानते हो अच्छे से तो देख सकते हो। जो ऑफलाइन पेपर होता है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं, उसमें छोटे क्वेश्चंस आएंगे, और कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी अगर होगी तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। बट जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ करता था सीबीटी मोड में, तो उसमें क्वेश्चंस ही बहुत बड़े बड़े होते थे, जिसमें आप कीवर्ड्स के थ्रू ट्राई करते थे क्वेश्चन को अप्रोच करने की।
पर यहाँ पे वो कीवर्ड्स नहीं हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपका कंसेप्ट अगर डिटेल में क्लियर होगा तो आपको हेल्प मिलने वाली है। तो जो हवा बना हुआ है कि OMR शीट जल्दी कैसे भरे, कैसी भरी जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे जरूर ध्यान देंगे, क्वेश्चन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, नॉट जस्ट कि हम ये देखेंगे कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, बट अब कीवर्ड से ज्यादा आपको कंसेप्ट्स अच्छे से समझने हैं। एक टॉपिक को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको पता होना चाहिए, तो आपके लिए चीजें हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इस पे फोकस करना है। ये सबसे मेजर चेंज जो है मुझे दिखता है और वो ये आया है। और अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि 2012, 13, ठीक है, एटलीस्ट 2014, लास्ट 10 इयर्स के तो एटलीस्ट आप पेपर्स कवर करो। एंड ये चीज हमारी जो हमने एक ट्राई की थी, एक कोशिश की थी कि आपके लिए ये बैच लाया जाए। पेपर का ये जो चेंज आया उससे पहले ही ये चीज हो गई थी, तो आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान है जो किया जा रहा है। लास्ट 10 इयर्स के पेपर आपको जरूर लगाने हैं। यहाँ पे इसी चैनल पे प्रयास बैच भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे मैं मिक्स MCQs PYQs करवा रही हूँ। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है। और उसके साथ साथ सेकंड चेंज देखिए, 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स होता था, उसके जो लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है कि आप PhD के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं बनेंगे क्योंकि इन्होंने मास्टर्स नहीं की, बट हाँ, अगर ये PhD करना चाहते हैं आफ्टर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, तो ये लोग कर सकते हैं। PhD स्कोर के लिए ये लोग फाइट करेंगे। एंड फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड यहाँ पे मेजर चेंज है वो ये है कि हमारा एक ही पेपर होने वाला है PhD एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, JRF के लिए। तो आप लोग यहाँ पे 1 नेशन 1 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत अपना एक फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप एलिजिबल हैं, यानी कि 30 ईयर से कम है, 35 ईयर से कम है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो JRF के लिए भी साथ में करिए एंड PhD स्कोर के लिए भी करिए, क्योंकि यहां से आपकी जो स्कोप है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपकी एज इंक्रीज हो चुकी है, आप 40 ईयर्स के हैं, 35 क्रॉस कर चुके हैं, अगर मेल हैं जनरल कैटेगरी से 30 क्रॉस कर चुके हैं, तो आप JRF के लिए नहीं, बट आप PhD स्कोर एंड साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो ये सारी चीजें, ये 3 चेंजेस हैं। अब इनको तो हमें ध्यान में रखना ही है, इनके लिए तो हमें तैयारी करनी है। ये चीजें कब काम आएंगी? ये तैयारी हमें काम आएगी जब आप क्या करने वाले हैं, जब आप एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं। तो ये अभी की तैयारी है। बट अब फॉर्म फिल करते हुए क्या गड़बड़ आपको नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है कि ये जो हम तैयारी करेंगे वो हमारी इंप्लीमेंट हो पाएगी या नहीं, तो आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज कि आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? अभी बहुत बच्चों का एक डाउट आता है कि मैम हमारे आधार कार्ड में ना, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और OTP आएगा। OTP कहाँ पे आएगा? OTP आएगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है मोबाइल नंबर, उसमें। तो लिंक्ड मोबाइल नंबर पे आपका आने वाला है OTP। बट मैम मेरा जो लिंक्ड मोबाइल नंबर था वो तो खराब हो गया था, वो नंबर को तो हमने चेंज कर लिया और इतना ज्यादा सिंसियरिटी से नहीं सोचा और अभी तक लिंक नहीं करवाया है, तो क्या करें? अब आपके पास 10 मई तक का टाइम है। अगर आपका लिंक हो जाता है विद इन वीक और विद इन 15 डेज, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम तब भी, हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है। अगर विद इन अ वीक हो जाता है तो हमारे पास समय फिर भी है, बट ये रिस्क नहीं लेना है, इस चीज से परेशान नहीं होना है। मैम हमारा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, मेरी शादी हो चुकी है, सरनेम चेंज हो चुका है, या मैंने नेम अपडेट करवाया था बट वो आधार कार्ड लिंक नहीं है, कुछ भी इशू आ रहा है, अगर आधार कार्ड से इशू आ रहा है तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ोगे तो पेज नंबर 41 को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने ये चीज निकल के आ रही है कि आपको आधार कार्ड डालना है। बट अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस जिनको आप चूज कर सकते हो। तो आप अपना इंडियन पासपोर्ट है आपके पास, उसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID है, ABC ID, कर सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट है, कर सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड है, उससे भी आप कर सकते हो। आपके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है, उससे भी आप कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और वो अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, टिक मार्क करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड आ जाएगा आगे। एंड देन उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे आपकी ये जो सारी डिटेल्स है वो सारी चीजें आएंगी। कैंडिडेट नेम आएगा, फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, ईमेल एड्रेस को कंफर्म करोगे, जेंडर, मोबाइल नंबर, कंफर्मेशन मोबाइल नंबर,
ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, ये जो सारी चीजें हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। पिन कोड वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट वगैरह, कंट्री, सारी चीजें आपको डालनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज करना है। अब आपके लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है वो क्या है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सारी चीजों को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। ये पासवर्ड क्रिएट करके अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये लिखेंगे। इस पासवर्ड को आपने अपने पास सेव रख लेना है। बाद में कंफ्यूजन हो जाती है, फॉरगॉट पासवर्ड करते रह जाते हो, फिर ऐसी चीजें मत करो। एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करो जिसमें आपका एक क्या होगा, अपर केस लेटर होगा, एक स्पेशल की होगी, @ हो गया, हैशटैग हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, कुछ भी, एक नंबर होना जरूरी है, डिजिट्स होना जरूरी है, और बाकी आपके स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं और कैपिटल भी आप रख सकते हो। इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा, उससे आप क्या कर लेंगे, ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपके पास कैप्चा कोड आएगा, उसको फिल करने के बाद आपको कर देना है सबमिट। ये चीज का खास ध्यान रखना है। क्यों खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगी कि आपके कैंडिडेट का नेम, आपके फादर का नेम, मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये जो चीजें होती है ना, इसमें चेंजेस नहीं अलाउ किए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान से पहले से ही लेके चलनी है। इसमें गड़बड़ हुई तो बाद में दिक्कत हो जाती है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी 10th की जो मार्कशीट है, आपकी डीएमसी है, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अपने फादर नेम, मदर नेम, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक बहुत जेन्युइन सा डाउट आया था मेरे पास कि मेरे फादर का जो, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें अलग अलग नाम है, ठीक है, बट मेरे जो 10th की डीएमसी है, 12th की डीएमसी है, वहां पे मेरे से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें सब में एक नाम है। तो जहां पे वो उन सब में एक नाम है वही नाम आप अपने फादर का डालिए और अपने फादर के डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाइए वहां वो नाम जो उनके डॉक्यूमेंट में आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा। ये कंफ्यूजन में मत आना कि भाई उनके डॉक्यूमेंट्स को दूसरा नाम ले लिया मैंने, नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो एक नाम चलता आ रहा है उसी को आपने फॉलो करना है, सेम विद मदर्स नेम, ठीक है। और आपके नाम में कुछ गड़बड़ है, अगर आपने आधार कार्ड चूज किया और आपके 10th की डीएमसी में अलग है तो उसको सही करवा लो, अदरवाइज आधार कार्ड को चूज मत करो। वो चीज को चूज करो जहां पे आपके 10th की डीएमसी में, 12th की डीएमसी में, ठीक है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज होने वाले हैं उसमें जो आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये चीज का खास ध्यान आपको रख लेना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है। अब ये जो नेट एग्जामिनेशन है सेंट्रल लेवल है, तो आपको सेंट्रल लेवल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही लगाना है, इट इज नेसेसरी। ये चीज करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। एक बच्चा था लास्ट टाइम जिसको ये इशू आया था, तो सेंट्रल लगाइए। अभी है आपके पास 10 दिन का समय, 12 दिन का समय, अच्छे से ये चीजें हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। फिर इसके बाद दूसरी जो मिस्टेक हम करते हैं वो है पिक्चर और साइन में, अपने पिक में और साइन में। जिस तरीके से आपको बोला गया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे चूज करना है अपनी पिक्चर को और अपना जो साइन है उसको। मैं आपको दिखाती हूँ, 12 नंबर जो पेज है इसमें ये चीज साफ साफ मेंशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे सारी चीजें लिखनी है। जो आपका ईमेल आईडी होगा और जो आपका फोन नंबर होगा उसको ध्यान से रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट की जो फोटोग्राफ है वो कैसे होनी चाहिए, बिना कैप गॉगल्स वगैरह के होनी चाहिए और कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, फिल्टर वगैरह लगा रहे हैं, ऐसा मत करो। एक नॉर्मल फोटो आपको क्लिक करवानी है, उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और जो साइज है उसका भी आपने ध्यान है जो रखना है, ठीक है। और आपका फेस है वो दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका पूरा का पूरा जो है पिक्चर हो, नहीं, आपको सिर्फ फेस का पिक्चर है जो लेना है और आपके शोल्डर तक विजिबल होने चाहिए। ये चीज का आपने खास ध्यान जो है वो रख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो जो ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, ये सारी चीजें जो है इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अच्छे से ध्यान से रखने हैं, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको नया बनवाना था और वो आप नहीं बनवा रहे हैं, वो बनवा लेना है ध्यान से। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपको ना जब फोटो की बात आती है तो सिर्फ ये मत सोचना कि भाई एक फोटो स्कैन करनी है तो वो दे देते हैं। आप ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप फोटो स्कैन करते हो वही फोटो आपको लेके भी जानी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना 3 पिक्स आपके पास एक जैसी हो, वो पिक ही आप यूज करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा और वही आपके लिए सही है। फिर इसके बाद पिक्चर का साइज भी आपको ध्यान में रखना है, ना तो ब्लर हो ना ही बहुत ज्यादा साइज की हो आपकी पिक, ठीक है। और साथ ही साथ साइन में भी ये चीज ध्यान रखनी है। और साइन करते हुए क्या ध्यान रखना है,
ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से, ब्लैक और ब्लू ये कलर से आप साइन कर सकते हैं, ठीक है। और अतरंगी पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज। और साइन भी आपका लेजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ कांटे पीटे मार दिए, वो चीज गलत हो जाएगी। और साइज जो है आपका 4 KB से लेके 30 KB तक होना चाहिए। किसका? ये साइज हमें दिया गया है साइन का। और जो आपका पिक का साइन है, वो पिक का जो साइज है वो 10 KB से लेके 200 KB तक का बोला गया है। और क्लियर और प्रॉपर तरीके से ही करना है। देखो साइन के लिए इन्होंने इंक भी बता रखी है, हर चीज को ध्यान में रखना है, प्रॉपरली अपलोड करना है। छोटी छोटी सी बातें हैं पर ये बहुत बड़ी बन जाती हैं, आपको पता नहीं लगेगा कब, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद तीसरी बात जो हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो मास्टर डिग्री और 4 ईयर ग्रेजुएट, ये आपके पास 2 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो पूछा जाएगा कि आपने मास्टर डिग्री कर ली है या 4 ईयर ग्रेजुएट है। तो अगर आप मास्टर डिग्री कर चुके हो तो ये चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री, उसके बाद फॉर यहाँ पे आपको किसके लिए अप्लाई करना है? तीनों कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना है, जेआरएफ के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, ठीक है, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड साथ ही साथ आपको अप्लाई करना है पीएचडी स्कोर के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपकी एज है अभी, ठीक है, तो आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी स्कोर के लिए अप्लाई करिए। एज नहीं है तो इन दोनों के लिए अप्लाई कीजिए। और अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? पीएचडी स्कोर के लिए ही अप्लाई करना है। ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है, ठीक है। और बाय चांस कोई भी चीज आपको आ रही है, कोई बग निकल के आ रहा है, कोई भी यहाँ पे इशू आ रहा है कि आप एक को चूज कर रहे हो, तीनों चूज हो जा रहे हैं, तो कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं, वो आपका पीछे सर्वर का ही इशू हो सकता है। आप एक थोड़ी देर बाद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक चीज ही चूज होगी, और अगर तीनों हो रही है तो वो बाय डिफॉल्ट है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वहां पे वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अब आपके जो नेम है उनकी स्पेलिंग डीओबी जो है, इसको 2 बार चेक कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आप सेंटर्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से इसको समझना। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें दिया हुआ है कि कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं और कितनी फीस है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1150, ये सारी चीजें, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपके पास ये आएगा सारा, आप इसको पूरा फिल कर दोगे, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, ये चीज, ये करने के बाद अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को। और सबमिट और सेंड पे आप क्लिक करोगे तो ओटीपी आपके पास आ जाएगा। इट मींस आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ मेरे को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके। कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज गलत हो गई है, ये चीज मेरे को एक बार चेक करनी है, तो चेक कर लीजिए 2 बार, आपके लिए वो चीज सही रहेगी। फिर उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी पिन जो है वो डाल देना है और आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आने वाली है एक और, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपका हो चुका है। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे करनी है कि हमें यहाँ पे अब चेक करना है, एक सेकेंड, इसके बाद हमें क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप ugcnet.nta.ac.in वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने निकल के आएगा कि आपके पास यहाँ पे इस तरीके से क्या आने वाली है, यहाँ पे इस तरीके से ये चीज है जो निकल के आने वाली है। तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी वगैरह वो जो आप डालोगे वो डल जाएगा। आप कैप्चा कोड डालोगे वो चीज डल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। दूसरा स्टेप होगा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करोगे तो यहाँ पे सारा कैंडिडेट का नेम, जेंडर, ये सारी चीजें आएंगी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आइडेंटिफिकेशन नंबर, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो, स्टेट का डोमिसाइल आपको जरूर डालना होता है, बिल्कुल, ठीक है। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है वो आपको डालनी है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें, उसके बाद जब आप आओगे तो पीएचडी डिटेल्स आपसे यहाँ पे पूछ रहा होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो पीएचडी डिटेल्स जो है वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। सारी चीजें करवाने के बाद, कैप्चा डालने के बाद आप वेरीफाई करोगे तो पीएचडी डिटेल्स जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको ये देखना है, बताना है कि क्या आप ऑलरेडी एडमिटेड है पीएचडी कोर्स में। अगर नहीं है तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, अगर हैं आप तो आपसे आगे चीजें पूछी जाने वाली
हैं। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद अब आपका एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आएगा। अब एप्लीकेशन पूरा नहीं हुआ है, दूसरा पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट है वो फिल कर देना है। अगर आपका पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिल मत करिए। जैसे यहाँ पे देखिए फोटो इस तरीके से होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है, देन इसके बाद सिग्नेचर है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर ये चीजें डालने के बाद अब आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं इस तरीके से आ जाएंगी। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन सबमिट करना चाहते हैं तो फाइनल सबमिट दबा पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट जब आप आओगे ये सारी चीज करने के बाद तो यहाँ पे आपके पास ये सारी चीजें आएंगी, इसको आप फिल कर देंगे। तो फिर उसके बाद आप मोबाइल वेरीफाई करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, कैप्चा कोड आएगा, उस पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दोगे, उसके बाद आपका मोबाइल भी वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये रिव्यू पेज आएगा, सारी चीजें आप देख लोगे कि हाँ मैंने जो ये सारी चीजें डाली हैं वो बिल्कुल सही हैं। आपसे टिक मार्क करवा रहा है डबल टाइम्स, पहले नहीं हुआ करता था, ये इसी बार आया है, डबल टाइम्स आपसे वेरीफाई करवा रहा है सो दैट कोई भी गुंजाइश ना रहे कुछ भी गलती की। फिर फाइनल सबमिट आपको करना है। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रही है तो अभी फाइनल सबमिट मत करो, एक बार चेक कर लो सही है सब तो फाइनल सबमिट कर दो। अब फाइनल सबमिट आपने कर दिया है तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुका है। अब तीसरी लास्ट चीज आती है, थर्ड स्टेप जो आता है वो है पेमेंट करने का। तो यहाँ पे आपने हर चीज यहाँ पे देख ली है। अब आपको ये जो सेंटर है वो भी इसी टाइम पे क्या है सिलेक्ट करने होते हैं। जब यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जब आप सेंटर सेलेक्ट करते हो तो आपको 4 चॉइसेस जो है वो यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। आपके सामने 4 चॉइसेस हैं वो निकल के आती हैं, उन 4 चॉइसेस को आपको देखना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह वाला पेज आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखना है और आपको सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th क्लास की मार्कशीट होती है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन की वो मार्क्स वगैरह वो सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं और सारी चीजें आपको, कोई डिसीज तो नहीं है, अगर है तो क्या है, वो सारी चीजें आपको दिखनी है। वो सारी देखने के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने जो सेंटर है वो भी यहाँ पे क्या करने होते हैं, सिलेक्ट करने होते हैं। 4 चॉइसेस आपको दी जाती है, ठीक है। तो ये जो चॉइसेस है इसको वाइसली सिलेक्ट कैसे करना है, अगर आप ये देखते हो ना कि भाई एक ही जगह पे हम क्या करते हैं, ये गलती बड़ी कर देते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मेरा ये घर है तो यहाँ पे एक सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, चौथा सेंटर, ऐसे मत करो। आप क्या करो, हमेशा यहाँ पे सेंटर में अपने आप को रखो, एक ये सेंटर, एक ये सेंटर, एक ये सेंटर और एक ये सेंटर, क्योंकि जब आपकी चॉइस होगी ना उससे आपको थोड़ा सा दूर भेजा जाएगा तो आपको यहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप ये फिल करोगे तो आपके चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपको यहाँ भी भेजा जा सकता है, तो फिर ये बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। तभी बहुत बड़ी बड़ी दूर दूर आपको जो है सेंटर्स अलॉट होते हैं। तो इस सेंटर को चूज करते हुए ये थोड़ा सा दिमाग जो है वो आपको लगाना है और अच्छे से अपनी चॉइस को फिल कर देना है, ठीक है। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एग्जाम सेंटर के लिए आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो ये सारी चीजें भी आएंगी, सब्जेक्ट आपने क्या ऑप्ट किया है उसका कोड क्या है, ये सारी चीजें भी आएंगी। और कभी कभी हमारे पास एक डाउट आ जाता है हमारे मन में कि मैंने तो कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो अब क्या करें। तो प्रोफेशनल कोर्स किया है उसके लिए भी आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है जैसे सीए है, सीएस है, सीएमए है, उसके लिए भी अलग से कोड है जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फिल कर देना है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही वो कोड जो है आपको दे रखे हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे जरूर दिखाना चाहूंगी इस फाइल में कि जो कोड्स हैं वो किस तरीके से असाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट्स और उनके कोड्स हैं। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो सब्जेक्ट और कोड है, जैसे सीए, सीएस, सीडब्ल्यू है, ये 35 कोड दिया हुआ है। वहां पे आप जब फिल करोगे तो वो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपके यहाँ पे जो स्टेट्स हैं और उनके सेंटर्स है वो भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी का सेंटर ले सकते हो, ऑप्शंस होंगे, उन सेंटर्स को आपने चूज यहाँ पे कर लेना है और बिल्कुल ध्यान से इसको चूज करना है क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का सारा ये ब्यौरा जो है वो दे रखा है, किस तरीके से क्या चीज करनी है, और वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ। तो सेंटर हमने चूज कर लिए हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, फाइनल अब मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है और मैंने फाइनली सबमिट कर दिया है। अब तीसरी चीज आती है पेमेंट की। तो पेमेंट करते हुए आपको ध्यान रखना है किस चीज का मैम, कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन पे आपको जाना है, ठीक है। एसबीआई है, एचडीएफसी है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसीआई है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उस तरीके से आप पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे
कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। जो भी ऑप्शन के थ्रू आप करना चाहते हैं पेमेंट आप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा और उसके बाद आप उसमें कुछ भी करेक्शंस नहीं कर सकते हो जब तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है। तो एक बार पेमेंट करने से पहले अगर आपको देखना है कुछ तो जरूर देख लो। आपका ये यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा, एग्जाम फीस कितनी है, अमाउंट कितनी पे की, कौन सा गेटवे है, सबमिट डेट कौन सी है, टाइम कौन सी है, ये सक्सेस हो चुका है। जब तक यहाँ पे पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल नहीं हो जाता आगे आपको नहीं चलना है। पेमेंट स्टेटस आपको चेक करना है, अगर यहाँ पे सक्सेसफुल है इट मीन्स आपकी पेमेंट हो चुकी है। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जब पेमेंट हो चुकी है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर मेरे पास सारे के सारे ये जो मेरा पेमेंट की रिसीट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, आईडी पासवर्ड है, एप्लीकेशन नंबर है, ये मैंने सारी चीजें सेव कर ली हैं और इनकी रिसीट मेरे पास हार्ड कॉपी में है या नहीं। क्योंकि इन केस अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट चुके हैं बट वहां पे कुछ भी एरर आ जाता है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है। और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म का भी लेना है हार्ड कॉपी, आईडी पासवर्ड भी, पेमेंट रिसीट भी और एप्लीकेशन नंबर भी सेव करके रख लेना है। और पेमेंट करने से पहले सारी की सारी डिटेल्स को एक बार और चेक कर लेना है। ये बहुत छोटी सी चीजें हैं जो मैंने आपको लास्ट में बताई बट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डीओ भी गलत भर देना या नंबर नेम की स्पेलिंग मिस्टेक कर देना, आई और ई को रिप्लेस कर देना है, वो सारी चीजें जो है ओ डबल ओ की जगह यू यूज कर लेना, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और जब आप कोई साइबर कैफे से या किसी और से फॉर्म फिल करवाते हो तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से स्पेलिंग लिखता है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान आपने रखना है और अपना जो मेन फोकस रखना है वो फोकस अब रखना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे एंड ज्यादा से ज्यादा आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन में ही लेके आना है एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे? लिख लिख के हार्ड कॉपी में अपना पेपर निकालो, ज्यादा नहीं बोल रही, वीक में एक बार, अदरवाइज ऑनलाइन दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर निकाल के एक बार उस तरीके से फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो जैसे आपसे पेपर में पूछा जाएगा। वो एक हैबिट आपकी बन जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी। सिर्फ ये अपने आप को उस हैबिट में डालना है। सीबीटी मोड में जब होता था बोलते थे ना सीबीटी में ट्राई करो, वो हैबिट डल जाएगी। तो सेम वही चीज बोलूंगी, आपको ऐसा लग सकता है भाई ओएमआर तो बहुत ईजी है, बट एक बार वो हैबिट में आ जाओ, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन एनटीए पूछता है उन टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हमें ओएमआर में आनी चाहिए। नेट सेट दोनों एक जैसे हैं बट सेट की ओएमआर शीट और सेट के क्वेश्चन का लेवल अलग रहता है। ओएमआर शीट बेशक सेम है, क्वेश्चन लेवल अलग रहता है, अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग अलग क्वेश्चन लेवल होता है। तो क्वेश्चन लेवल के साथ ओएमआर शीट को फिल करना, वो लेवल को मैच करना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको वंस इन अ वीक ये प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। आपके लिए ये चीज अच्छी रहने वाली है। आई होप कि मैंने जो सारे आपके डाउट्स होते हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। अब वॉच अलाउड होगी, वाटर बोतल अलाउड होगी, नहीं अलाउड होगी, वो चीजें आपके एडमिट कार्ड पे लिखी आएंगी, तब आपको पता लग जाएंगी। अभी आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो एप्लीकेशन फॉर्म को सही से फिल करने के बाद। तो मिलती हूँ आपसे कल 5 बजे, जहां पे हम बात कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की, और सुबह 9:15 बजे आपके लिए जो सेशन रहने वाला है पूरा लॉजिकल रीजनिंग को हम कवर करने वाले हैं, पेपर 1 की यूनिट नंबर 6। तो अच्छे से पढ़ते रहो, फॉर्म फिल कर लो, ध्यान से कर लो, हर एक स्पेलिंग को 2-2 बार चेक कर लो एंड जो भी आपका आधार नंबर है, सारी चीजें जो डिटेल्स हैं जो आप डालने वाले हो सबसे पहले उसको ध्यान से रखिए, सो दैट लास्ट में दिक्कत ना आए। और अगर सोच रहे हो कि लास्ट में फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा नहीं है, अभी फॉर्म फिल कर लो, कुछ ना कुछ अगर कमी हुई डॉक्यूमेंट्स में तो वो सही हो जाएंगे और वो आपको टाइमली मिल जाएंगे और आप टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। लास्ट में सर्वर बिजी हो जाता है, 100 तरह की परेशानी होती है, तो वो चीजों से बचें और अभी अपना फॉर्म फिल है जो कर लीजिए अप्रैल एंड तक ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है वन स्टॉप सॉल्यूशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज DSSB PGT examinations in commerce. See you all, bye bye.